कहते हैं बच्चे कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, उनका मन बहुत सॉफ्ट होता है, बिल्कुल फूल की तरह होते हैं। जरा सा भी जोर से दबा दिया तो मुरझा जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। लेकिन ये भी सच है कि बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं। और अब जबकि हम हालात देख ही रहे हैं, पोल्यूशन और सर्दियों ने मिलकर के जो वातावरण का, हमारे आसपास के एनवायरमेंट का जो हाल किया है, इस सब के बीच में बच्चों को इस माहौल से कैसे बचाएं? स्कूल की छुट्टी हो जाए तो बच्चों को दिन भर पार्क में खेलना है। शाम को ही प्लानिंग हो जाती है, अगले दिन सुबह सुबह क्या खेलेंगे। सुबह सुबह निकल जाएंगे, उस वक्त इतना ज्यादा AQI होता है, नहीं समझते। दोपहर में धूप है तो धूप में जाना है, हमें भी लगता है चलो थोड़ा विटामिन डी मिलेगा, फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी, ये ठीक समय, इस समय खेल लो, शाम को मत जाना। लेकिन शाम होते होते वो तो उनका रेगुलर फीचर है, उनकी रेगुलर रूटीन है, तो शाम को पार्क में जाना तो बनता ही बनता है। तीनों टाइम पार्क में पूरे दिन बैड एयर से एक्सपोज्ड ये बच्चे, इनको कैसे समझाया जाए, कैसे बचाया जाए इस सारी सिचुएशन से? नाजुक हैं, कोमल हैं, तो बहुत ज्यादा हार्श नहीं हो सकते इनके साथ। वो वल्नरेबल हैं, ये बात वो नहीं समझते, लेकिन हम तो समझते हैं। तो एज अ पेरेंट हमारी जो चिंता है उसको दूर करने के लिए मैंने कोशिश की है कि हम इस विषय पर विस्तार से बात करें एक एक्सपर्ट से, और उनसे ही समझें कि कैसे बच्चों को समझाया जाए, अवेयर किया जाए। कौन सी स्टेज ऐसी है जहां तक बच्चों को थोड़ा लिबरेट किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है कि ठीक है आप चले जाओ पार्क में, लेकिन कब ऐसी स्टेज है जब आपको बिल्कुल उनको रोक के रखना पड़ेगा। कैसे इन दोनों सिचुएशन को मर्ज किया जाए, मैनेज किया जाए, इस सब के बारे में मैंने बात की है सीनियर पेडिट्रिशियन डॉक्टर आलोक अग्रवाल से। नमस्कार डॉक्टर आलोक, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। बीइंग अ पेडिट्रिशियन, इन दिनों OPD में या अदरवाइज आपके पास क्या बच्चों के केसेस थोड़े ज्यादा देखते हैं आप, जिस तरह से विंटर्स है और पोल्यूशन बढ़ गया है और हम सब बहुत चिंतित हैं हेल्थ को लेकर के? जी हाँ, इन दिनों ज़्यादा लोड जो ओपीडी में है वो रेस्पिरेटरी केसेस का है। जो अधिकतर बच्चे सोर थ्रोट की वजह से आ रहे हैं, उनको फीवर भी हो रहा है साथ में। और अधिकतर बच्चों को साथ में स्पाज्म भी हो रहा है, चेस्ट कंजेशन भी हो रहा है। हम्म। तो ये हम काफ़ी कॉमनली करीब पिछले 15-20 दिन से देख रहे हैं कि केसेस बढ़ गए हैं। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी है, बट अदरवाइज अगर हम बात करें, पोल्यूशन पिछले काफी समय से है। सर्दी तो पिछले 15 दिनों में, दिसंबर आते ही थोड़ी हाँ ज्यादा हो जाती है, स्पेसिफिकली जहाँ हम रहते हैं उस एरिया में। बट अदरवाइज पोल्यूशन की वजह वजह से स्पेसिफिकली किस तरह की दिक्कतें बच्चों में आ रही हैं? एक्चुअली पोल्यूशन का भी इसमें रोल है, और सर्दी भी सेट इन होती है तो पोल्यूशन भी बढ़ जाता है। इन्हीं दिनों दिल्ली में हम देखते हैं कि मिड नवंबर से दिवाली जैसे खत्म होती है उसके बाद से पोल्यूशन बढ़ता जाता है। और साथ में ही सर्दी भी सेट इन होती है, वो भी एक रीजन है कि पोल्यूटेंट्स जो है वो एयर में ही रह जाते हैं और वो इतने डिसिपेट नहीं हो पाते। तो पोल्यूशन भी बढ़ता है और साथ में सर्दी बढ़ती है, दोनों ही रीजन है जिससे कि बच्चे बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। जी। अगर मैं ये जो पोल्यूशन की वजह से जिस तरह का हाल है एनवायरमेंट का, इसे बैड एयर डेज काउंट करना चाहूँ तो कितने ऐसे बैड एयर डेज एक साल में होंगे जब बच्चे को जो हार्म करेंगे उसके लंग्स तक और उसको दिक्कत होगी? हाँ, एक्चुअली बैड एयर डेज गवर्नमेंट भी डिक्लेयर करती है। तो अभी नवंबर से मेरे ख्याल से 10 या 15 बैड एयर डेज हो चुके हैं। और ये जो है इन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा देखा जाता है, नवंबर से लेकर और जनवरी तक जनरली। इन दिनों ही सर्दी भी ज्यादा पड़ती है और एयर मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड होता है। हमारे जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो इसलिए बैड एयर डेज ज्यादा इन्हीं दिनों में होते हैं। बैड एयर डेज की डेफिनेशन क्या है? एज अ पेरेंट कैसे समझा जाए इसे? एक्चुअली जो गवर्नमेंट का डेटा है उस हिसाब से तो जब 400 AQI पहुंच जाता है तब उसको बैड एयर डेज बोलते हैं। हम्म। लेकिन जो अगर सिंपल डेफिनेशन से देखा जाए तो जब हमें बाहर धुंध ज्यादा दिखाई दे, हमको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो और साथ में बच्चों को एक गले में इरिटेशन, इनफैक्ट पेरेंट्स तक को भी गले में इरिटेशन वगैरह की प्रॉब्लम इससे होती है। सांस हम्म। लेने में दिक्कत आना, आंख में इरिटेशन होना। तो जब ये शुरू हो जाए तो लगता है कि ये बैड एयर डेज चल रहे हैं।
ओके, पर ये भी है कि जो बैड ईयर डेज तो सभी बच्चों के लिए है, पर कुछ बच्चे ऑफ कोर्स इम्यूनिटी कमजोर होती है, जल्दी अफेक्ट होते हैं, हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, या उनको उनकी तबीयत खराब होती है, उनको मेडिकेशन देनी पड़े, या फिर कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़े। बट कुछ बच्चे बिल्कुल नॉर्मल दिखते हैं, वो खेलने भी जा रहे हैं पार्क में और इंजॉय भी कर रहे हैं, बाहर घूमने भी जा रहे हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है, मे बी उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। बट इन द लॉन्ग टर्म अगर हम इसी तरह एक्सपोज रखें बच्चों को जिन्हें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं उनको, आपको क्या लगता है कितना समय बच्चे जो है इस उनकी इम्यूनिटी उनको बचा पाएगी, कितने दिनों तक, कितने समय तक? ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली कई बच्चे तो हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी वीक कह लें, या वो डिफरेंटली रेस्पॉन्ड करते हैं पोल्यूटेंट्स को। तो हम्म। उन बच्चों में प्रेजेंटेशन जो आता है वो चेस्ट में कंजेशन हो जाना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, और अस्थमा का अटैक होना, ये बहुत जी। कॉमन है। और हम्म। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं ये पूरे बॉडी सिस्टम को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों में खासकर ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बच्चों का जो बॉडी है वो इस समय डेवलप हो रही है। ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, लंग्स भी डेवलप हो रहे हैं, पूरी बॉडी ही डेवलप हो रही है। तो उनको स्पेशली ज्यादा इफेक्ट आता है। और फिर हम्म। ये है कि उनका क्योंकि सरफेस एरिया भी ज्यादा है और उनकी आउटडोर एक्टिविटीज भी ज्यादा है। खेलने जाना तो चलो एक तरफ है, लेकिन स्कूल भी जाना होता है। तो हम्म। स्कूल भी जाते हैं तो उनको जो है एक्सपोजर पोल्यूटेंट्स का सबसे ज्यादा होता है। और उनका अपना सेव ही नहीं है, इनफैक्ट पॉलिसी हम्म। मेकिंग में उनका सेव नहीं है, वो तो केवल इससे सफर कर रहे हैं। तो इन हम्म। सबको देखते हुए बच्चे ज्यादा इन जो पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे ज्यादा फेस करते हैं वो। और ना कि केवल उनके लंग्स में, बल्कि उनके लॉन्ग टर्म ये भी देखा गया है कि ब्रेन में भी इसका असर आता है। तो जी, कुछ इस तरह की आजकल रिसर्च आ रही है। हम्म। जी एडीएचडी की बीमारी जैसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, वो भी देखा गया है कि जो पोल्यूशन की वजह से, जिस एरिया में पोल्यूशन ज्यादा है वहाँ ये बीमारियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। और इनफैक्ट पोल्यूशन केवल बच्चों को ही नहीं, प्रेग्नेंट लेडीज को भी परेशान करता है। और ये देखा गया कि उसमें भी लो बर्थ वेट होने के चांस, प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के चांस, और यहाँ तक कि कंजेनिटल डिफेक्ट्स होने के चांस भी ज्यादा होते हैं अगर वो ज्यादा पोल्यूशन में उनकी प्रेगनेंसी होती है तो। सो पोल्यूशन हम सुनने में हमें लगता है कि सिर्फ आंख, नाक, कान और लंग्स तक पहुंच रहा है, बट एक्चुअली ये आपके जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनके बच्चों तक भी पहुंच रहा है कुल। ये लिटरेचर में रिकॉर्ड किया गया है कि इससे मिस कैरेजेस, प्रीमेच्योरिटी और कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन के चांस बढ़ते हैं। जितना हम सोच रहे हैं पॉल्यूशन का इफेक्ट उससे कहीं ज्यादा है। जब भी इस तरह से पॉल्यूशन बढ़ता है, ठंड बढ़ती है, तो हम देखते हैं स्कूल्स बंद कर दिए जाते हैं कि अभी छुट्टी है या ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। क्या सच में जो डेली स्कूल एक्सपोजर है इन स्मॉग डेज में, ज्यादा मतलब ज्यादा जब पॉल्यूशन है और ठंड भी है, इट इज वर्स देन शॉर्ट आउटडोर प्ले? जो बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं उनको जैसे छुट्टी हुई स्कूल से तो बच्चों को आप रोक नहीं सकते, वो सुबह भी, दोपहर में भी, सर्दियां है तो धूप में, फिर शाम को हर वक्त पार्क में जाने की जिद करते हैं। तो क्या स्कूल बंद करना और इन बच्चों का पार्क में खेलना, इन दोनों का कोई कंपैरिजन है? विच इज बेटर फॉर द चिल्ड्रन? एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिसी इसलिए करती है कि बच्चों को एक ऑप्शन मिल जाए कि अगर वो हम्म। पोल्यूशन से बचना चाहते हैं तो वो घर के अंदर रहे। लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है कि बच्चे घर में तो रह नहीं रहेंगे, वो पार्क में जाएंगे। तो उसमें हम्म। पेरेंट्स ये इंश्योर कर सकते हैं कि डे टाइम में जबकि पोल्यूशन लेवल रिलेटिवली कम होता है तब वो बच्चों हम्म। को पार्क में अलाउ करें और लिमिटेड टाइम के लिए उनको भेजें। और हम्म। ये भी हो सकता है कि पार्क वो ऐसा आइडेंटिफाई करें जहाँ की ट्रैफिक वॉल्यूम कम हो आसपास। वो ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई उनका कोई ज्यादा ग्रीन एरिया वाला पार्क है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। क्योंकि हम्म। स्कूल के मामले में तो उनकी पे नहीं होगी, स्कूल तो जहाँ भी उनका है, जितना भी उनका पॉल्यूशन लोड है वो उन्हें लेने होगा ही उनका। तो इस पॉलिसी से ये तो डेफिनेटली हो सकता है कि बच्चों का तो ऑप्शन रहेगा कि जी। वो अगर ज्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि अदरवाइज तो सुबह ही जाना पड़ेगा। तो इसमें है कि डे टाइम में जब एक्यूआई कम होता है तब वो जा सकते हैं। हम्म। एक्यूआई कैसे बदलता है दिन भर में? जैसे मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है, नाइट में बहुत ज्यादा होता है, दोपहर के टाइम जब धूप निकली है तब एक्यूआई थोड़ा कम होता है और धूप में बच्चों को खेलने दिया जा सकता है। जी, तो दिन के टाइम में जैसे देखा गया ट्रेंड, अगर आप डेली ट्रेंड देखें तो दिन के टाइम में अगर थोड़ी बहुत हवा चल रही हो और धूप निकली हो तो एक्यूआई रिलेटिवली बेटर होता है। ये तो नहीं कह सकते हम्म। कि सेफ जोन में होता है, सेफ जोन में तो दिल्ली में पूरे 3 महीने में नहीं होगा। लेकिन हाँ, पुअर जोन में आ जाता है, फ्रॉम वेरी हम्म। पुअर सीवियर टू वेरी पुअर टू पुअर में जोन में आ जाता है। तो अगर बच्चों को अपने खेलने भेजना ही है तो डे टाइम बेटर है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग और इवनिंग।
और जी। बड़ों को भी यही कहा जाता है कि वॉक वगैरह ना करें मॉर्निंग और इवनिंग में। जैसा अभी आपने बताया कि न्यूबॉर्न या जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं उनको भी पॉल्यूशन इफेक्ट कर रहा है, फिर भी एज अ पेडिट्रिशियन क्या कोई एज ग्रुप फैक्टर भी होता है कि इस एज के बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करेगा या जल्दी अफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं? कोई एज ग्रुप रिलेटेड स्टडी या डेटा भी है हमारे पास? नहीं, ऐसा डेटा तो नहीं है, लेकिन हाँ ओवरऑल जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, दैट मीन्स कि वो ऑलरेडी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको ही हम्म। ज्यादा इफेक्ट करेगा। जो बच्चे घर में रेस्ट्रिक्टेड हैं शायद उनको रिलेटिवली कम करेगा। लेकिन ऐसा कोई डेटा मेरी नज़र में तो नहीं है कि जी इस एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट करता है। जी जी जी। अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो बच्चे ज्यादा आउटडोर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे वो ज्यादा एक्सपोज होंगे। वो हाँ, बाकी बिल्कुल ये है कि घर भी पूरा, कई जगह घर भी पूरा सेफ नहीं है। घर के हम्म अंदर अगर आपका वुड या केरोसिन यूज हो रहा है एज ए हम्म एनर्जी, उसके लिए, आग जलाने के लिए, तो वो भी इफेक्ट करता है बच्चों को। और अगर आपका साथ में सिगरेट का धुआं अगर आ रहा है हम्म तो वो भी एक बहुत डेंजरस है। तो वो अगर घर के अंदर है तो बेटर है कि बच्चा बाहर ही चला जाए। क्लीन फ्यूल आप यूज कर सकते हैं, सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड कर सकते हैं एडल्ट जो हैं, कि बच्चे के हम्म। प्रेजेंस में तो एटलीस्ट ना पिए, क्योंकि एक्टिव सिगरेट स्मोक से पैसिव सिगरेट स्मोकिंग भी उतना ही डेंजरस है। बिल्कुल, कम से कम बच्चा जो है वो बाहर जाकर के थोड़ा एक्टिविटी ही कर रहा है, रादर देन अगर दोनों जगह हाँ। सेम लेवल ऑफ पोल्यूशन बच्चे के लिए है, तो बाहर जाके एटलीस्ट जी। फिजिकल एक्टिविटी हो रही है बच्चे की। एक और चीज सरकार जो जी। है वो स्कूल्स में एयर प्यूरिफायर्स की बात कर रही है कि क्लासरूम में एयर प्यूरिफायर्स होंगे, जहां लगभग 30-35 बच्चे होते ही होते हैं, ज्यादा ही होते हैं, कम नहीं इससे। डू यू थिंक एयर जी। प्यूरिफायर्स विल बी हेल्पफुल इफ दे आर इन इन द क्लासरूम वेयर देर इज एयर प्यूरिफायर? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ता हुआ ये है कि बच्चे क्लास में एयर प्यूरिफायर में हैं, सो दे आर गेटिंग गुड एयर, इफ दे आर गेटिंग गुड एयर, और जब वो क्लासरूम से बाहर निकलेंगे अपने म्यूजिक पीरियड के लिए या अपने किसी और एक्टिविटी के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर वो बाहर निकलते हैं, पार्क में जाना है, गेम्स पीरियड है, लंच के लिए रिसेस में कैंटीन जाना है, बहुत सारे समय में बच्चों को क्लास से बाहर निकलना होता है, तो क्या ये जो झटका है बच्चों के लिए कि आप पहले थोड़े प्योर एयर में हो और फिर इम्प्योर एयर में जा रहे हो, फिर प्योर एयर में आ रहे हो, इससे ज्यादा इफेक्ट देखते हैं आप बच्चों पर? हाँ, ऐसी भी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन आप जो पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं कि बीच चीज में, लेकिन उसमें यह भी होगा कि एटलीस्ट वो जब क्लासरूम में, तो 4 आवर्स आउट ऑफ 8 आवर्स इन द स्कूल, वो 4-5 आवर्स वो क्लास के अंदर रहेंगे। तो अगर बिल्कुल। उस समय उनको फिर इसका रिलीफ मिल जाता है पोल्यूशन से, तो आई थिंक इट विल बी बेटर देन नॉट गेटिंग एनी प्योर एयर। तो अगर हम्म। प्योरीफायर से उनको ये एडवांटेज तो मिलेगा, कुछ समय के लिए वो लोग एक्सपोज नहीं होंगे। और जी। फिर अगर स्कूल इस चीज को भी कर सकते हैं कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी रेस्ट्रिक्ट कर दें। हाँ, और या ये है करते भी कि हैं स्कूल। जी। आफ्टरनून सेशन में, जैसे कि जब धूप अच्छी निकल आए, तब बच्चों को वो आउटडोर एक्टिविटी अलाउ करें, और जो मॉर्निंग हम्म। सेशन है उसमें वो एयर प्योरीफायर यूज करके क्लासरूम में थोड़ा पोल्यूटेंट लोड कम कर सकते हैं। इट कैन बी अ गुड इनिशिएटिव। यस। जो मतलब बैलेंस किया जा सकता है बेसिकली, दोनों एटमॉस्फेयर के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, एक्यूआई जी। लेवल्स के हिसाब से उसको बैलेंस किया जा जी। सकता है। आपने एक बार अस्थमा का जिक्र किया अभी बातचीत करते हुए कि बच्चों में अस्थमा भी डेवलप हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म इस तरह का एक्सपोजर हो। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो कितने वल्नरेबल है बच्चे, और अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है अस्थमा की तो कितने वल्नरेबल है? पर से पोल्यूशन की कोई ऐसी स्टडीज नहीं है कि केवल इनसे क्या क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, ये देखा गया है कि इंसिडेंस जो है अस्थमा का ज्यादा है उन दिनों, उन एरियाज में जहाँ की पोल्यूशन लोड ज्यादा है। तो अगर हम हम्म। इनडायरेक्टली इसको कोरिलेट करें तो चांस, ये पॉसिबिलिटी ये है कि पोल्यूशन से अस्थमा का चांस भी बढ़ता है। बाकी फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। फैमिलीज जिनको ज्यादा, फैमिली में अस्थमा के पेशेंट्स हैं या रिलेशंस में हैं, उनको तो अस्थमा के चांस ज्यादा होते हैं। बाकी ये कि ये बेसिकली पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो एक एलर्जन का काम करते हैं। तो एलर्जन जो है वो हम्म। अस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं। तो ठीक किसी को बात है। अस्थमा की टेंडेंसी अगर है तो हम्म उसको एलर्जन एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा चांस होंगे कि वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। हम्म।
ठीक बात है। एक और चीज थी कि क्या बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस लें पेरेंट्स ड्यूरिंग दीज डेज, ये जो 2-3 महीने जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस वक्त क्या प्रिकॉशंस लें, और क्या कोई सेल्फ मेडिकेशन हो सकता है जो बच्चों को दिया जाए जिससे कि वो उस वल्नरेबल स्टेज तक ना पहुंचे, आप तक ना आना पड़े उन्हें? हाँ, उसमें प्रिकॉशंस में एक तो कर सकते हैं कि भाई जैसे हमने डिस्कस किया कि उनकी जो लाइफ स्टाइल है या जो उनका बाहर आउटडोर प्ले का सेशन है, वो हम लोग जब AQI कम है तब कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो पार्क उनका प्ले एरिया है, वो पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई वो एरिया मेन ट्रैफिक से दूर हो, ज्यादा उसमें ग्रीनरी हो, और जो ये लो ट्रैफिक एरिया हो बेसिकली। हम्म। बल्कि उनका मूवमेंट के लिए भी वो लो ट्रैफिक एरिया से उनका मूवमेंट रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मास्क जो है बहुत छोटे बच्चों में तो एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन हाँ हम्म। 5 साल से बड़े बच्चे मास्क लगा सकते हैं। तो जी जी। उसमें मास्क से थोड़ा उनको फायदा हो जाएगा। आइडियली तो N95 मास्क लगाना चाहिए, लेकिन अगर हम्म। जो नॉर्मल वाला मास्क है, एयर वाला मास्क, वो भी लगाते हैं तो उससे भी एडवांटेज मिल सकता है। बट सर, जैसे मास्क लगा करके अगर हम वॉक भी करें तो बहुत ज्यादा हांफने लगते हैं, मतलब हवा हम जब फिल्टर हाँ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हवा का जी, फ्लो भी तो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है उससे। उस तरह से तेज सांस या डीप ब्रीदिंग हम मास्क लगा के नहीं कर सकते। तो खेलते हुए अगर बच्चे मास्क लगाएंगे तो लाइक इट विल बी वेरी अनकंफर्टेबल फॉर देम, बिल्कुल और मुझे बिल्कुल लगता है ठीक कह लॉन्ग रहे टर्म हैं। में दिक्कत होगी बिल्कुल उन्हें। ठीक कह रहे हैं। N95 मास्क तो एडवाइजेबल भी नहीं है बिल्कुल जिसमें भी नहीं आप कोई होना चाहिए जी। एग्जर्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन जो नॉर्मल हम्म। मास्क होता है, वो जी जी जो जी। नॉर्मल एयर मास्क है, वो फिर हम्म। भी यूज किया जा सकता है क्योंकि तो एयर मूवमेंट है काफी इजी रहता है। हम्म। एंड जो ज्यादा बड़े पॉल्यूटेंट्स हैं वो नहीं जा पाएंगे, बाकी एयर मूवमेंट्स में रहता है। अब कितनी उसकी इफेक्टिवनेस है इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा है कि गवर्नमेंट को भी इस बारे में स्टेप्स लेने चाहिए कि भाई वो जो हम्म। भी पॉल्यूटेंट लोड है उसको कैसे कम कर सकते हैं, कैसे ट्रैफिक रेगुलेट किया जा सकता है, या जो पराली बिल्ड जलने की वजह से बढ़ता है उसके लिए क्या पॉलिसी हो सकती है। दूसरा ये हम्म। भी हो सकता है, आजकल ये जो ई वेस्ट बर्निंग है ये भी बहुत जी सेंसिटिव इशू है, क्योंकि बिल्कुल। ई वेस्ट बर्निंग से काफी ज्यादा एलिमेंट्स जो होते हैं, डेंजरस एलिमेंट्स, जिसमें कि मरकरी हो सकता है, लेड हो सकता है, हम्म। वो सारे से भी एक्सपोजर होता है और वो भी सब एयर में हम्म। ही मिक्स होते हैं। तो जी। ये भी एक इशू है जिसके लिए गवर्नमेंट शायद कर रही है एक्टिवली इस चीज में काम, लेकिन और ज्यादा प्रोएक्टिव होने की जरूरत है इसके लिए। हाँ, जिस तरह का पॉल्यूशन बढ़ रहा है, 600 AQI गाजियाबाद में अभी रिसेंटली हम पढ़ रहे थे, इट रीच्ड अप्रोक्सीमेटली 600, विच इज लाइक रियली अलार्मिंग। वन ऑफ द पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में आप आ रहे हो, वो बहुत ही टेंशन की बात है। घर पर जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे, एयर प्यूरिफायर्स आर वेरी कॉमन। अगर एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ बेसिक चीजें इस्तेमाल करके हम एयर प्यूरिफायर का रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं। बट दो चीजें थी कि एक तो ये कि कब पेरेंट को पता चले, जैसे हल्की सर्दी खांसी है या बच्चा पार्क से आया बहुत ज्यादा कफिंग कर रहा है, आपने कोई कफ सिरप दे दिया उसे तुरंत की रिलीफ मिल जाए, या आपने उसको थोड़ा किसी तरह से मेडिटेट किया, थोड़ा बहुत अगर कंजेशन हो रहा है हम स्टीम दे देते हैं घर में। ऐसे करके पहले कोशिश पेरेंट्स की यही होती है कि घर में किसी तरह बच्चे को नॉर्मलाइज करने की जरूरत है, और उसका बाहर जी जाना जी। रोक दिया या इस तरह की चीजें। कब ये मौका है कि उनको ध्यान दें कि अगर ये वाली सिचुएशन आ रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास ले ही जाना चाहिए, उस समय कोई एक्सपेरिमेंट घर पर ना करें? जी, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि वो जब बच्चे रेस्पिरेशन जो ले रहे हैं, तो वो बहुत इजी है काउंट करना। हम तो सबको यही बोलते हैं हम्म। एटलीस्ट आप पर मिनट रेस्पिरेशन काउंट कर लीजिए बच्चे का। अगर हम्म। वो 1 साल से छोटा बच्चा है तो 40 टाइम्स इन मिनट, सॉरी 2 मंथ से छोटा बच्चा है तो 60 टाइम्स पर मिनट, 2 मंथ्स टू अच्छा। 1 ईयर 50 टाइम्स पर मिनट, और मोर देन 1 ईयर 40 टाइम्स पर मिनट से ज्यादा अगर वो ब्रीदिंग ले रहा है, सांस ले रहा है, तो दैट मीन्स उसको जो चेस्ट कंजेशन है या जो भी इशू है वो उसके लंग्स तक पहुंच गया। तो ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल है, जिसको हम्म। कि पेरेंट्स भी काउंट कर सकते हैं। 1 मिनट में काउंट कर लें कितनी बार बच्चा ब्रीदिंग ले रहा है, और जैसे हम्म। ही ये जो मैंने आपको बताए हैं लिमिट्स, इससे ऊपर जाता है तो बच्चे को पीडियाट्रिशियन के पास दिखाना जरूरी है। हाँ, इसके उसका अलावा अगर बच्चा पॉल्यूशन है। सांस नहीं ले पा रहा है, चेस्ट हम्म। कंजेशन हो रहा है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो किसी भी रेस्पिरेटरी रेट पे बच्चे को पीडियाट्रिशियन को या हेल्थ फैसिलिटी में दिखाना चाहिए। अदर देन दैट अगर केवल खांसी जुकाम है तो मुझे लगता है घरेलू नुस्खे ज्यादा अच्छे हैं, कफ सिरप्स का इतना फायदा नहीं होता है।
और छोटे बच्चों में ओके। कफ सिरप्स के आजकल बहुत ज्यादा न्यूज भी आ रही हैं कि दे मे नॉट बी ऑल दैट हेल्पफुल और सेफ फॉर चिल्ड्रन। तो बेटर हम्म ये है कि होम रेमेडी ज्यादा अच्छी हैं, बच्चों को हम्म। कफ सिरप्स देना अवॉइड ही करना चाहिए। आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए किस तरह की होम रेमेडीज यूज करते हैं या आप रेकमेंड कर सकते हैं विच आर इजी? ओके। हाँ, अभी तक एक्चुअली इसको 3-4 बार खांसी जुकाम हो चुका है, वैसे पिछले 1 सवा साल में हमने कभी भी उसको कफ सिरप नहीं दिया है। तो हम उसको केवल शहद और अदरक देते हैं। वैसे सपोजिटली तो शहद भी इतना सेफ नहीं माना जाता, लेकिन एज ओल्ड रेमेडी है, हम लोग सब देते ही आए हैं, शहद हर चीज के लिए यूज होता है। तो हम उसको अदरक और शहद को क्रश, हम्म अदरक को क्रश करके उसका हम्म जूस शहद में मिला के हम उसको चटा देते हैं, और इट हेल्प्स अ लॉट। बाकी खांसी तो अपने समय से ही ठीक होनी है, 4 से 5 दिन हम्म। लगते ही हैं खांसी ठीक होने में, लेकिन वो बच्चे को सूदनिंग हो जाती है थोड़ा, तो उतना ही हम्म। काम करता है। बाकी जो जी कफ जी जी। रेमेडीज हैं उनका भी ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि समय कम हो जाएगा। जो उसकी बीमारी का ड्यूरेशन है वो सेम ही रहने वाला है, 2 दिन भी रह सकता है, 3 दिन भी रह सकता है। लेकिन कफ रेमेडीज जो है दे में बी हार्मफुल इनफेक्ट, तो इसलिए उनको अवॉइड ही करना तो ज्यादा अच्छा है, जी स्पेशली बहुत छोटे बच्चों बिल्कुल। टीनेजर्स जो बिल्कुल बोलने लगते हैं कि हम अपने आप देख लेंगे, अब हम अपने आप ही अपना सोच समझ सकते हैं, हम अपना भला को। खुद जानते हैं, उन टीनेजर्स के लिए कोई राय, उन टीनेजर्स के पेरेंट्स के लिए कोई राय बेसिकली? एक्चुअली टीनेज ऐसी होती है कि वो अपने आप में रिबेलियस होते हैं, और वो हम्म। अपने डिसीजन खुद लेना चाहते हैं। तो जी। उनको अगर पेरेंट्स किसी भी तरीके से फोर्स करेंगे तो वो अनसक्सेसफुल रहेंगे। बेटर ये है कि हम उनके साथ चलें, उनकी बात को समझें और उनको अपने डिसीजन लेने के लिए केवल सलाह दें। डिसीजन लेने की पावर उन पे ही छोड़नी पड़ेगी। और ये टीनेज ऐसी एज है जिसमें कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके ही सीखते हैं। तो एक बार अगर उनको कुछ अनइजीनेस होती है या चेस्ट कंजेशन होता है, और तब पेरेंट्स अगर उनको समझाते हैं कि देखो आप बाहर गए और आपको ये प्रॉब्लम हो गई, अगर आप घर के अंदर ही कुछ इंडोर गेम्स वगैरह खेलेंगे तो आपका एक्सपोजर कम होगा। तो इस तरह करके ही प्रैक्टिकल टिप्स देके और उनको केवल सजेस्ट करके ही आप बता सकते हो। अगर आप उनको फोर्स करोगे तो रेवेलियन सामने आएगा, और वो उस चीज को ज्यादा करेंगे। ठीक बात है। एक आखिर में ये भी समझना चाह रहे थे कि आपने बोला ब्रेन एक्टिविटी पे बहुत फर्क पड़ रहा है, कुछ इस तरह की स्टडीज हैं क्या? हाइट, वेट और ओवरऑल ग्रोथ जो है बच्चों का, उस पर भी फर्क पड़ रहा है इस पोल्यूशन में जो बच्चे रह रहे हैं बहुत ज्यादा समय तक? एक्चुअली वी आर हाँ, ये अच्छा। फोर्स टू हाँ बी इन जी। दिस सिचुएशन ओनली, हमारे पास कोई चॉइस हाँ नहीं है। हम भी हाँ। यहीं रह रहे हैं, बच्चों को भी यहीं रखना है, बिकॉज आप देश छोड़ के या घर छोड़ के तो नहीं जा सकते कहीं भी। ओवरऑल ये है जी। कि एक तो मैंने बताया जैसे कि प्रेगनेंसी में इसका फर्क पड़ रहा है। तो हाँ। बच्चे अगर लो बर्थ वेट पैदा होंगे, पोल्यूशन का जिसमें रोल है, तो वो हम्म बच्चे ओवरऑल भी आगे भी स्टंटेड रह सकते हैं। दूसरा हम्म। है, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं उनका जी। न्यूट्रिशन भी इफेक्ट होता है, तो उनका भी हम्म हाइट और वेट में फर्क पड़ेगा। बाकी हम्म ओवरऑल अगर देखा जाए, पॉल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं है, हम्म। लेकिन जो पॉल्यूशन की वजह से इनडायरेक्टली हमको इफेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों को मेल न्यूट्रिशन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आलोक, अपना समय हमें देने के लिए, बहुत सारी जानकारियां, इतने सारे टिप्स और बहुत सारे अलार्म्स भी रेज करने के लिए और उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ये भी हमारे दर्शकों को बताने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू।